ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। अमेरिकी टैरिफ और ओपेक प्लस के उत्पादन बढ़ाने के फैसले से कच्चे तेल पर दबाव 2 हफ्ते के ऊपरी स्तरों से फिसला। क्रूड ब्रेंट का भाव $69 के पास। एमसीएक्स पर कच्चा तेल $5,800 के नीचे। ट्रेड डील की उम्मीदों से सोने में सुस्ती। कॉमेक्स पर सोना $3,340 के पास। एमसीएक्स पर भाव $97,100 के पास। चांदी में मजबूती के साथ हो रहा है कारोबार। एमसीएक्स पर चांदी $1,08,500 के करीब। कॉमेक्स पर चांदी $37 के ऊपर। 13 साल की ऊंचाई पर कॉमेक्स पर भाव। लेड को छोड़ सभी मेटल्स में दिख रही है तेजी। करीब चौथाई से आधे % की तेजी के साथ कॉपर का वायदा ₹890 और एल्युमिनियम ₹249 के पास। जिंक ₹255 और लेड ₹180 के ऊपर। हल्दी को छोड़ सभी मसालों में दायरे में हो रहा है कामकाज। जीरा वायदा ₹19,500 और धनिया ₹7,200 के करीब। लेकिन हल्दी वायदा कल की तेज गिरावट के बाद आज करीब 1.5% की रिकवरी के साथ ₹13,300 के पास। ग्वार की नहीं टिक पा रही तेजी। हल्की नरमी के साथ ग्वारगम का वायदा ₹9,800 के पास। ग्वार सीड का वायदा ₹5,275 के नीचे। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें, साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स और मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले जो भी किसान हमें देख रहे हैं उनके लिए एक अहम अपडेट ये है कि अगर आपकी कोई भी खेती किसानी से जुड़ी हुई शिकायतें हैं तो आप उसका वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। अब हर खेत की कहानी हम पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचाएंगे और आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे। ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम यही है कि किसान की आवाज़ स्वदेश की आवाज़ बने। खेती किसानी से जुड़ी हर दिक्कतों को आप हमसे शेयर करें, अपना वीडियो बनाएं। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हैं तो टेक्स्ट मैसेज, नॉर्मल मैसेज के जरिए भी अपनी दिक्कतें हमें भेजें और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम देश को बताएंगे कि हमारे किसान की दिक्कतें क्या है। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपनी दिक्कतें हमें भेजें। नंबर एक बार नोट कर ले, 9136934065। इस नंबर पे अपना वीडियो बनाएं। हम लगातार हर दिन एक किसान के संदेश को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, देश तक, सरकार तक, पॉलिसी मेकर्स तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट में वायदा बाजार का क्या हालचाल है, ये देख लेते हैं। आज सोने में सुस्ती दिख रही है लेकिन चांदी में थोड़ी खरीदारी दिख रही है। क्या कुछ हो रहा है इस पूरे ही मार्केट में, ये समझेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिंद बैनर्जी जी, सबसे पहले सोने और चांदी में आज बताइए, आज चांदी थोड़ी तेज है लेकिन सोना बिल्कुल सुस्त है। कहाँ खरीदारी करें और क्या बेचना चाहिए? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, गोल्ड और सिल्वर फिलहाल एक लिमिटेड रेंज में चल रहा है और क्योंकि कुछ खास ट्रिगर है नहीं मार्केट में। ट्रेड वॉर का जो माहौल है वो अभी फिलहाल उस स्तर पे है नहीं कि गोल्ड में एक बड़ा अप ट्रेंड दिखे। तो ये इंट्राडे या ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिए आइडियल है। तो इंट्राडे के लिए सोने में 96,600 के आसपास के लिए वेट करना चाहिए। एक डिप मिलेगा और वहां पे खरीदना चाहिए 96,000 का स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर में 97,600। सिल्वर में ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफी बुलिश है, क्योंकि लास्ट कुछ हफ्तों से मैं यही बता रहा था कि 1,04,000 और 1,05,000 के बीच काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है और इंटरनेशनली $36 के नीचे भी काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है सिल्वर में। तो इंटरनेशनली मुझे मीडियम टर्म में $41 और यहाँ पे 1,17,000 1,18,000 का ओवरऑल एक टारगेट बन रहा है सिल्वर में। तो कोई भी बड़ा डिप अभी मिलता है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए, कोई अगर ट्रेडर है जिनका रिस्क एपेटाइट और व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म है। तो ये सलाह है सोने और चांदी को लेकर। आपकी राय केडिया जी, आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, क्या खरीदना चाहिए?
नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। बिल्कुल मैं बैनर्जी के इनके स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी कोई नया जंप नहीं आ रहा। हालांकि हम बुधवार की रात को 11:30 बजे जो फेड के अपडेट्स आएंगे उससे कुछ क्लियरिटी आएगी, बट उसमें भी मुझे नहीं लगता कुछ रॉकेट साइंस नया आने वाला है। बिकॉज ये चीज तो क्लियर है कि जुलाई के अंदर कोई भी रेट में कोई चेंजेस आएगा नहीं। जो आगे में रेट में चेंजेस आने वाला है वो सितंबर में आना है। अब उसमें देखना है कि 0.25 का कट है या 0.5 का है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर सितंबर में 0.25 बनता है तो एक्चुअली गोल्ड के लिए नेगेटिव है, और 0.5 का भी बनता है तब भी नेगेटिव ही बोलूंगा। बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा था कि 2025 के अंदर एक्सपेक्टेशन बन चुका था, जो 1% या 0.25% का एक्सपेक्टेशन था, बट वो हो नहीं रहा है। हाँ, रेंज जो इन्होंने कहा है मैं वही रेंज में जाना चाहूंगा, बट मैं प्रिफर करूंगा सेल साइड। बिकॉज जो हमने टैरिफ को लेकर चिंता देखी थी वो अब 1 अगस्त तक चल चुका है। साथ में जियोपॉलिटिकल फ्रंट में एवरीथिंग कूल ऑफ हो चुका है। टेक्निकली भी देखें तो 3360 के ऊपर गोल्ड इंटरनेशनल में जा नहीं रहा है। तो सबको देखते हुए मेरा मानना है कि गोल्ड में 97,000 का पुट लेके चलिए, 1100 में जो 1600 का टारगेट रहेगा। अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो करंट लेवल से 97 200 250 इज गुड टू सेल। 97 600 का जो इनका एक रेजिस्टेंट जोन बता रहे थे वही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में टारगेट 96 500 का रहेगा। तो कुल मिला के एक दायरा है जो 96 500 से 96 500 से 97 500 का एक ब्रॉडर रेंज है। बट बिकवाली करके चलिए, बिकॉज हर चीज डिस्काउंट हो चुकी है सोने में। पुणे में भी बेचना है और चांदी भी यहाँ पे पुट ऑप्शंस के जरिए खरीदारी की सलाह केडिया जी की आ रही है। एक रेंज इन्होंने बता दिया है तो उनको लगता है कि यहाँ पर पुट ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें गोल्ड और सिल्वर दोनों में। आपकी राय क्या है सोने और चांदी को लेकर भाविक? गुड मॉर्निंग विष्णु गुड जी। मॉर्निंग सर। देखिए यस, आज मुझे भी लग रहा है कि देखिए ट्रेंड है वो आई थिंक साइडवेज ही है, कंसोलिडेशन ही हो रहा है। और जो ये ट्रेड टैरिफ की बात चल रही है, मुझे लग रहा है कि मार्केट ने थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दिया है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि अप्रैल से हम देख रहे हैं ये ट्रेड टैरिफ की टेंशन के, जहाँ पे डेडलाइन देते हैं फिर एक्सटेंशन देते हैं, तो इस पर मार्केट थोड़ा रिएक्शन जो है वो थोड़ा कम है। सेफ हेवन एसेट्स भी कम है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि सोने में जब तक 95 के नीचे नहीं जाता तब तक आई थिंक ज्यादा हमें बिकवाली देखने को नहीं मिल सकती। आई थिंक 95 से 98 500 की मुझे लग रहा है कि रेंज जो है वही में ट्रेड करेगा थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए। और जैसे दोनों पैनलिस्ट ने बताया कि कोई अभी फिलहाल कोई ट्रिगर भी नहीं है जहां पे हमें ज्यादा अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक सोने और चांदी दोनों में थोड़ा कंसोलिडेशन ही है। बट शायद अभी भी मुझे लग रहा है कि बांड डेप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे गोल्ड मिनी में 97,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो एक बार बाय कर सकते हैं 1150 के करीब, 1450 के टारगेट के लिए, और 900 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी में भी मुझे लग रहा है आज के दिन 1,08,000 का कॉल जो ऑप्शन है वो एक बार बाय करके चल सकते हैं 2300 के करीब, 2800 के टारगेट के लिए, और 1900 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो या तो आप लोअर लेवल पे खरीद ले या फिर ऊपर में आप बेच ले, ये दोनों तरह की सलाह। एक रेंज है जैसा केडिया जी कह रहे थे, तो इस तरह से थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल आपको दिख रही होगी। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में अमेरिकी टैरिफ और ओपेक प्लस की सप्लाई ने दबाव डाला है। हालांकि जो टैरिफ की चिंताएं थी कि अब 9 जुलाई का जो टैरिफ डेडलाइन था वो अब 1 अगस्त तक चला गया है, और ज़्यादातर देशों को टाइम मिल गया है कि तब तक वो नेगोशिएट कर ले यूएस के साथ, और ट्रेड डील होने की उम्मीदें हैं। और यही है कि रिस्क प्रीमियम भी कम हुआ है जो गोल्ड और सिल्वर पे दबाव बनाए। लेकिन कच्चे तेल में यहाँ पे ग्रोथ को सपोर्ट इससे मिलेगा, इससे ये तेज हुआ है मार्केट और $69 के ऊपर टिका हुआ। हालांकि भले ही आज कमजोरी जरूर दिख रही है, और ओपेक प्लस की सप्लाई बढ़ने की खबर के बाद भी बाजार इसलिए नहीं गिरा कि लग रहा है कि यहाँ से रिवाइवल कुछ हो सकता है ग्लोबल ग्रोथ में। आप बताइए अनिल बैनर्जी जी, आपकी राय क्या है कच्चे तेल में? विश्वभवन जी, क्रूड एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग एक जंक्चर पे है, क्योंकि एक तरफ अगर हम लोग फंडामेंटल को ट्रैक करें तो क्लियरली बेरिश है। जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी हद तक ये सबड्यू हो चुका है। उसके साथ जो सप्लाईज है ओपेक से हो नॉन ओपेक से हो वो क्लियरली नेगेटिव है, बट जो प्राइस एक्शन है वो कुछ और बता रहा है। और प्राइस एक्शन को ही मैं फॉलो करूंगा अभी, क्योंकि ये कुछ टाइम में इसमें फंडामेंटल भी काम करता है, एंड देयर आर टाइम्स जब टेक्निकल फैक्टर्स पे ऑयल चलता है। तो अभी शायद वैसे ही एक फेज है। तो टेक्निकली 6050 तक ऑयल एक बार बाउंस कर सकता है, मतलब यहां से करीब करीब ₹250 ऊपर, जो एक टेक्निकल एक बाउंस रहेगा। और नीचे में 5700 का काफी अच्छा सपोर्ट है। आपकी राय क्रूड में किस तरह की चाल आपको लग रही है केडिया जी यहाँ से?
देखिए, कच्चे तेल में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी तेजी आ सकती है, बिकॉज जितने भी बड़े फैक्टर्स थे वो ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुके हैं। ओपेक ने भी जो 4.11 की जगह 5.48 रखा है, वो काफी बड़ा रिमार्केबल हमने आउटपुट बढ़ते हुए देखा। ऐसा नहीं है कि बाकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा अपलिफ्ट आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे हमने रेड सी में कल भी देखा, कुछ मिसाइल अटैक्स फिर से एक्टिव हुए थे, जिसकी वजह से कल हमने एकाएक जंप आते हुए देखा। बट कुल मिला के छोटे मोटे ये 50-100 रुपए के अगर जंप आते भी है, तो उसको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लेके चलिए। बिकॉज ब्रांड, आई डोंट थिंक ये 70 का लेवल ये वापस होल्ड कर पाएगा, जिस ढंग से सप्लाई सेकंड हाफ में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप 5800 का पुट लीजिए 120 में, 60 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2 का टारगेट रखिए। वहीं अगर फ्यूचर की अगर बात करें, तो फ्यूचर में भी 58-50 का जोन बहुत ही अच्छा है बेचने के लिए। करंट लेवल पे भी बेच के चलिए, 59-50 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट 5700 का है, बट कुल मिला के मुझे लगता है जुलाई के अंदर ये 5500-5550 का लेवल भी दिखा पाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कच्चे तेल में गिरावट का रुख ही रहेगा, अनलेस अनटिल कोई जियोपॉलिटिकल नया अलर्ट नहीं आता है, दबाव कंटिन्यू रहेगा, तो सेल ऑफ जंप की रणनीति बना के ही ट्रेड करे। यानी आपको लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करें, 5,850 पे बेचे, नीचे में 5,700 रुपए तक आ सकता है। आप बताइए भाविक, आपकी कॉल क्रूड पे आज के लिए। जी, मैं थोड़ा बनर्जी साहब के साथ सहमत हूँ, क्योंकि देखिए पहले भी हमने देखा है 55 से 5700 की रेंज है, उससे ऊपर थोड़ा ब्रेकआउट आया है। जो ओपेक प्लस ने बोला है कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बट वो दैट इज नॉट रियली सेट इन स्टोन। हमने 2 महीने में भी देखा है कि उनका प्रोडक्शन वो लोग बढ़ा रहे हैं, बट प्रोडक्शन जो कोटा है उससे कम ही हो रहा है। रशिया के देखें तो रशिया में भी इस बार एक्सपोर्ट है वो थोड़ा कम है। और संडे को हमने देखा था ग्रीक कैरियर शिप पे अटैक हुआ था हुती से, और मंडे को भी हमने देखा कि कल एक दूसरे ग्रीक कैरियर शिप पे अटैक हुआ था, जिसकी वजह से 2% कल कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली थी। तो आई थिंक ये 55 से 5700 के 10 दिन के एक रेंज के बाद थोड़ा ब्रेकआउट मिला है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से अभी भी बाय कर सकते हैं। अपसाइड थोड़ी लिमिट है, बट 59-50 तक देख सकते हैं। तो आज के दिन थोड़ा डिप मिलता है 57-40 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 58-50 के टारगेट के लिए, 5700 के स्टॉप लॉस से। 5850 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह क्रूड में आपकी तरफ से आ रही है। चलिए, बेस मेटल्स में आज ज़्यादातर मेटल्स तेज हैं। ½ % की तेजी एल्युमिनियम में है, 249 रुपए के करीब। कॉपर 892 पे है। जिंक 255 के आसपास है। लेड सपाट है 180 रुपए 50 पैसे के आसपास। बैनर्जी सर, आपकी राय बेस मेटल्स में? विश्वमोहन जी, अगर मुझे लॉन्ग करना होगा तो मैं एल्यूमिनियम को देखूंगा, क्योंकि कॉपर में अभी फिलहाल वो रीस्टॉकिंग के लिए जो थीम है वो प्ले आउट हो रहा है। जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 900 के ऊपर कॉपर प्राइसेस जाएगा, तो 906 का हाई मार्क है, अभी 891 के आसपास है। बट कॉपर का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि एंटायर ट्रेड, जो लॉन्ग ट्रेड बना है, वो इस पे बना है कि यूएस टैरिफ इम्पोज करेगा। अगर टैरिफ इम्पोज नहीं होता है, तो जो मैसिव इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है कॉमेक्स में, एलएमई से और एसएचएफई से शिफ्ट होकर, तो वो मार्केट में आ सकता है। तो फिलहाल के लिए ठीक है, 887 885 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पे आता है तो एक बार लॉन्ग किया जा सकता है विद 880 के नीचे स्टॉप लॉस। बट एल्यूमिनियम ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। अभी 254 के आसपास है, तो 252 के आसपास इसमें लॉन्ग बनता है 248 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। जिंक इज ओवरऑल फ्लैट। तो ये राय बेस मेटल्स में आपकी तरफ से। केडिया जी, आपको कहाँ लग रहा है, किस मेटल्स में आपको तेजी ज्यादा लग रही है यहाँ से? देखिए, पिछले 2-3 दिनों की गिरावट के चलते मार्केट में अच्छा करेक्शन भी आ गया था, बट अभी भी मुझे लगता है कॉपर बहुत ही ज्यादा अंडर स्क्वीज है। हमने पिछले महीने अच्छी रैली देखी, 900 का लेवल रिगेन कर लिया, बट थोड़ा ठहराव जरूर आया है। बट दैट डजंट मीन्स कि रुकेगा। कॉपर में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और अच्छी तेजी रहेगी, जिस दिन से हमने एलएमई और संगाई के अंदर हाईएस्ट लेवल अचीव होते हुए देखा। साथ में अगर हम देखें चिली के जो एक्सपोर्ट है, वहां पे हमने देखा थोड़ा बहुत चेंजेस आता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉपर पे नजर रखिए। एज ऑफ नाउ तो रेंज बाउंड है, बट हाँ, एक बार हम 20 जुलाई के पार निकलेंगे तो एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी कॉपर 888 पे लीजिए, छोटा टारगेट रखिए, 895 पे निकल जाइए। जिंक के अंदर पिछले 2-3 दिनों में अच्छी खासी गिरावट थी, तो कहीं ना कहीं 254 से लेकर 256 के दायरे में ही रहेगा। लेकिन एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वापस एक नया शिफ्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 247 पे एल्यूमिनियम लीजिए, 245 का स्टॉप लॉस रखिए, 250 का टारगेट रखिए।
एल्यूमिनियम में अब तक हमने देखा जो यूरोप की कंपनीज है वहां पे सप्लाई को लेकर काफी चिंता बनी हुई है। सैंक्शंस जो हुआ है और साथ में रसल्स ने पहले भी कहा था कि आउटपुट में हम 6% की कटौती करेंगे और रिसेंटली हमने बॉक्साइट की सप्लाई में जो कंसर्न देखा था उसके चलते ग्लोबल एल्यूमिनियम के प्राइस को सपोर्ट मिला था। तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम सरप्राइज दे सकता है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर ये दो कमोडिटी मुझे लगता है बेस मेटल के अंदर एक स्ट्रांग मूव करके दिखा सकती है। आपकी राय भाविक, आप क्या पसंद कर रहे हैं मेटल्स पैक में? मेटल स्पेक में मुझे भी कॉपर ही पसंद है, और जैसे खिड़िया जी ने बताया 888 के करीब, आई थिंक 895 का मेरा भी वही टारगेट रहेगा, क्योंकि एलएमई में अभी भी देखें तो इन्वेंट्री काफी लो है और कैंसल वारंट है जो बढ़ रहे हैं, जो अभी भी दिखा रहा है कि शायद यहाँ से थोड़ा और अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो 884 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से 888 के करीब बाय कर सकते हैं 895 के टारगेट के लिए। नेचुरल गैस सर 1.5% कमजोर है। कल हालांकि शाम के सत्र में थोड़ी रिकवरी दिखी थी। किरिया जी, क्या करना चाहिए? अभी भी बेच कर ही जाए एनजी को? देखिए एनजी में वैसे सीजनलिटी देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रांग रहती है ये पीरियड के अंदर, लेकिन हमने देखा था 350 का लेवल अचीव कर चुका था और कॉपर की जो गिरावट दिखाई दे रही है उसी की गिरावट में हम नेचुरल गैस को आते हुए देखे। वेदर साइड में कोई मेजर चेंजेस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, सप्लाई साइड ठीक ठाक है। अनलेस अनटिल कोई वापस सप्लाई थ्रेट नहीं बनता है, मुझे लगता है टेम्पररी प्राइसेस में गिरावट कंटिन्यू रहेगी जब तक 305 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है। 270 275 तक के भी जोन देखने मिल सकते हैं। तो इधर आप 290 का पुट लीजिए 11 रुपए में, 6 का स्टॉप लॉस लगाइए, 18 का टारगेट रखिए। फ्यूचर में अगर आप कर रहे हैं तो कल की रिकवरी के बाद आज बेचने का अच्छा मौका है। 295 पे बेचिए। नीचे में मुझे लगता है कि करीबन नेचुरल गैस के अंदर 285 तक का इमीडिएट टारगेट देखने मिलेगा जब तक 302 305 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, दबाव बना हुआ रहेगा। 290 के स्ट्राइक की पुट खरीद ले या फिर फ्यूचर्स में बेच दे। 285 के टारगेट आज सुबह के भी एक्सपर्ट्स हमें दे रहे थे। आप बताइए अनिंद सर, आपकी राय नेचुरल गैस पर? ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बेरिश है इसमें, बट इंट्राडे के लिए एक बार वेट कर जाइए। 296 और 97 के आसपास इट मेक सेंस। मतलब वहां पे 290 का पुट खरीदना सही रहेगा, तो थोड़ा सा वेट करना विल बी बेटर। और टारगेट रहेगा अराउंड 282 के आसपास। चलिए, रहा है नेचुरल गैस को लेकर। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो हमारे साथ गुणवंत पाटिल जी होंगे, किसान नेता हैं, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के महासचिव भी हैं। उनसे चर्चा करेंगे खेती किसानी को लेकर। खरीफ फसलों की जो बुआई के नंबर आए वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर दिख रहे हैं। अब तक 40% एरिया में बुआई हो चुकी है। इसके क्या मायने हैं, क्या इस बार बम्पर क्रॉप की उम्मीद करें, तमाम चर्चाएं करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत हो रहा। बात कर रहे थे खरीफ सीजन में अब तक बुआई के जो नंबर दिख रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सामान्य एरिया में 1,097 लाख हेक्टेयर में ये बुआई होती है, जिसमें से करीब 40% एरिया में बुआई हो चुकी है। करीब 437 लाख हेक्टेयर में अब तक बुआई 4 जुलाई तक हो चुकी है। इस बार की बुआई दालों की काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। सिर्फ दलहन छोड़ दे, क्योंकि दालों की बुआई में सिर्फ अरहर छोड़ दे, जो जहाँ पर थोड़ी खेती कम हुई क्योंकि अरहर के दाम काफ़ी समय से कमज़ोर है, तो वहाँ सिर्फ खेती कम हुई है। अदरवाइज जब मूंग देखे, उड़द देखे, यहाँ पर बम्पर स्विंग इस बार देखने को मिल रही है। तिलहन का एरिया भी काफ़ी बेहतर हुआ है, सोयाबीन का एरिया बढ़ा है, इसके अलावा मूंगफली का एरिया बढ़ा है, धान की एरिया में भी तेजी देखने को मिली है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुणवंत पाटिल जी हैं, महासचिव हैं अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के, और साथ ही कई सारे किसान संगठन, सहकारी समितियां और जो कृषि विशेषज्ञों के लिए खास टास्क फोर्स है उसके मेंबर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, जिस तरह के सोइंग के नंबर बार के दिख रहे हैं, क्या उम्मीद रखनी चाहिए या अभी शुरुआत है, अभी वक्त लगेगा कुछ कहने में? सर, आपका ऑडियो अनम्यूट है सर। सर अनम्यूट करके सर आवाज बताइए सर। आपके ऑडियो में सर कुछ दिक्कत हो रही है। मैं वापस से आपको कनेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले वही डेटा मैं आपको दिखा देता हूं कि किस पिछले साल की तुलना में 4 जुलाई तक किस तरह के बुआई के नंबर आ रहे हैं। 4 जुलाई तक 2024 में धान की खेती करीब 64.5 लाख हेक्टेयर में हुई थी और 2025 में ये बढ़कर 70 लाख हेक्टेयर के आसपास हो गई है। पाटिल सर, क्या लग रहा है
कि जो नंबर अभी दिख रहे हैं खेती के, क्या ये मजबूत नंबर है? बेहतर पैदावार की उम्मीद करें इस बार खरीफ सीजन में? नहीं, ये टू अर्ली है, जल्दी बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग के कारण किसानों ने जल्दी बुआई की है, बराबर। और अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहली बार जून में बारिश ठीक हुई है, और बारिश का भी जो फोरकास्टिंग हुआ है वो अच्छी बारिश, इसलिए सभी किसानों ने बुआई की है। लेकिन हमारा जैसे मराठवाड़े एरिया में वगैरह बारिश अभी भी कम है, और नासिक वगैरह जैसे महाराष्ट्र में ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे बारिश अच्छी हुई है। तो अभी इतना जल्दी से कोई प्रिडिक्शन करना ठीक नहीं है। 40% बुआई हो गई है, लेकिन 60% है, और थोड़ा चेंजेस दिख रहे हैं। जैसे मूंग उड़द वगैरह ये जो पहले थे कि वो हमारे यहाँ कम हो रहे थे, अभी फिर से ज्यादा बढ़ने लगे हैं। सोयाबीन बैलेंस में है, क्योंकि सोयाबीन के भाव के कारण किसान थोड़ा दुविधा में है। जबकि ऑयल सीड्स के बारे में किसान ज्यादा देखना चाहिए। अगर सरकार के इंटरवेंशंस नहीं आते हैं तो ऑयल सीड के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है। और दलहन वगैरह जो रेगुलर मार्केट है वैसे ही होने वाला है। थोड़ा मूंग वगैरह जो साउथ इंडिया में मूंग उड़द की डिमांड ज्यादा रहती है, और इधर मराठवाड़े जैसे एरिया में सोयाबीन का रिप्लेसमेंट कभी कभी मूंग और उड़द भी करते हैं किसान, इसलिए वो बड़ा है। बाकी सब ठीक है। अभी पूरी बारिश होना भी बाकी है, कुछ जगह पे कम है, अरहर को लेकर, कुछ क्योंकि जगह महाराष्ट्र भी एक बड़ा एरिया है अरहर की खेती के हिसाब से, इस बार उसके नंबर अब तक काफी कम दिख रहे हैं। क्या जो हाँ, दाम लगातार कम रहे हैं हाँ, तुअर के, अरहर के, इस वजह से इसकी खेती में रुझान कम हो रहा है क्या? एग्जैक्टली दाल में अरहर के दाल में बहुत चढ़ उतार है, लेकिन ठीक से भाव नहीं मिल रहे। एक बार ऐसा हुआ था कि 200 रुपये किलो दाल हो गई थी, और एकदम सभी किसानों ने अरहर लगाना ही शुरू कर दिया था। वैसे किसान बाजार को देख के ही करता है, भले मंडी एपीएमसी वाली हो या बाहर की। लेकिन बाहर की अगर मंडी, मतलब ओपन मार्केट वाली जी, अगर जी। मंडी उसको मिलती है तो बहुत ठीक तरीके से वो रिजल्ट ले सकता है। ओके सर, एक और छोटा जवाब गन्ने पर और कॉटन पर दे दीजिए, क्या वक्त कम है? छोटा जवाब सर दे दीजिए, गन्ने और कॉटन की खेती को लेकर क्या रिपोर्ट है? गन्ने का तो एज इट इज है, जैसे पुराना था, क्योंकि गन्ने की खेती इमीडिएट चेंज नहीं होती। लेकिन कपास में है तो बायोटेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारा नए सीड्स भी आए हैं बाजार में, और कॉटन जो कम हुआ था, और कॉटन के किसान डर डर के थोड़ा खेती कर रहे हैं, कि क्योंकि प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं निकल रहा है। और जो जेनेटिक मॉडिफाइड दो ही हमारे पास वैरायटी है, बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2। उसके बाद का जो वर्ल्ड में चल रहा है वो नहीं मिलने के कारण पेस्ट कंट्रोल में या अली में थोड़ा सा उनको तकलीफ आ रहा है। या इसीलिए अगर नया बीज अगर उनको मिलता है तो वो ज्यादा करने वाले थे। फिर भी कहीं ब्लैक मार्केट से बहुत सारी चीजें उनको मिली है, तो कपास का भी बम्पर नहीं बोल सकते, कपास का भी खेती अच्छा रहेगा। शुक्रिया सर, आपने ग्राउंड की स्थिति बताई कि क्या कुछ हो रहा है, और आगे हालांकि अभी अर्ली कहना है, 40% एरिया में भली बुआई अभी हो चुकी है, लेकिन अभी सोइंग को लेकर और भी अपडेट्स आने हैं, क्योंकि इस बार हमने देखा था मानसून की शुरुआत जल्दी हो गई थी, इसलिए पिछले साल से कंपैरिजन में आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर नंबर दिख रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन जुलाई को लेकर भी काफ़ी बेहतर मानसून रहने का अनुमान है। शुक्रिया सर। साथ ही केडिया जी, अनिल बैनर्जी सर, भाविक सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे इफेनो जंक्शन। हमारे सहयोगी शरद मौजूद हैं स्टूडियो में। शरद, क्या खास? बिल्कुल खास जो है मार्केट्स में ज़्यादा नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति ज़्यादा है, कंसोलिडेशन का माहौल है, ट्रेड टैरिफ के अनाउंसमेंट्स पे भी जो है नजर रहेगी विश्व मोहन, और उसके बाद थोड़ी मार्केट में भी वॉलेटिलिटी आएगी, लेकिन अभी सपाट है बाजार। बिल्कुल, तो इसी नोट पे शो को यहीं खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद इफेनो जंक्शन। नमस्कार।